देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT फर्स्ट ईयर का है। ये 2024 में पेपर हुआ है, अक्टूबर 2024 में। ठीक है, पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में क्या क्या आता है? हीमेटोलॉजी आती है, माइक्रोबायोलॉजी आती है और बायोकेमिस्ट्री आती है। ठीक है, ये जो लिखा ना माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट और ये फर्स्ट, तो ये सेकंड कहाँ पे है? DMLT सेकंड ईयर में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लिख दिए। और DMLT सेकंड ईयर में जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड मिलेगा और यहाँ बायोकेमिस्ट्री के आगे सेकंड मिलेगा। तो ये अब 2024 का सेकंड पेपर है। अब इसको हम चलते हैं MCQ पे। इसके फ्लैजेला इन बैक्टीरिया इनेबल देम टू, जो फ्लैजेला है बैक्टीरिया में, वो इनको इनेबल करता है किसके लिए? रिप्रोड्यूस, हिंदी में बोले तो प्रोडक्शन के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, मतलब और बैक्टीरिया बनाने के लिए काम में आता है फ्लैजेला। मोशन चलने फिरने में काम आता है, या टेकिंग न्यूट्रिशन, या फूड को पकड़ने में हेल्प करता है, या अडेयर, या चिपकने में। तो इसका जो फ्लैजेला का मेन काम है लोकोमोशन का काम है। फ्लैजेला वही होते हैं, जैसे मान लो बैक्टीरिया, इसके ऊपर बाल से निकले रहते हैं, उसको फ्लैजेला बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट प्रोडक्ट फाउंड इन यूरिन? यूरिन में निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट पाया जाता है? एमिनो एसिड, प्रोटीन, क्लोराइड, सोडियम, यूरिया। तो बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा इसमें? यूरिया। सोडियम और क्लोराइड और अमीनो एसिड ये तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ये क्या है? ये बेस्ट प्रोडक्ट नहीं। हालांकि ये भी निकल सकते हैं यूरिन, पर ये निकलेंगे तो ये बेस्ट प्रोडक्ट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये तो काम की चीज़ है, ये तो हमारी बॉडी को जरूरत है इनकी। ये सूसू में निकल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे सोडियम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो हमारा BP लो हो जाएगा। ठीक है ना। एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन निकल जाएगी तो हमारी मसल से जो है ये धीरे धीरे गायब होने लगेंगी, या कमज़ोर होने लगेंगी, या जितनी हमारी मसल से उससे कम हो जाएंगी, दिखने लगेंगी। 3 नंबर पर व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है? =7, लेस देन 7 7 से कम, ग्रेटर देन 7 7 से ज़्यादा, =7 7 के बराबर, ग्रेटर देन 14 14 से ज़्यादा। तो इसमें राइट आंसर है जी =7। R का मतलब राइट आंसर है, ये मैंने ऐसे बना दी। जो हमारे जो वाटर है वो ना बेसिक है ना वो एसिडिक है, मतलब वो ना क्षार है ना अम्लीय है, बीच में मान लो, उसको न्यूट्रल मानो कुछ। फिर भी इसमें 7.4 या 7.2 के आसपास रहता है, थोड़ा मतलब क्षारीय कह सकते हैं इसको। तुमने देखो कि पानी कभी खट्टा तो लगता नहीं है, ना कड़वा लगता है, ज़्यादातर नॉर्मल ही लगता है, ना फीका ना कड़वा ना कैसे। ठीक, आगे है WBC विच रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामिन। वो कौन सी WBC है जो हेपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करती है? तो वो है बेसोफिल। ठीक है ना, न्यूट्रोफिल नहीं करती, मोनोसाइट नहीं करती, इओसिनोफिल नहीं करती। बेसोफिल क्या है? हेपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करती है। ये हिस्टामिन पता है कब रिलीज होते हैं? जैसे मान लो हमारे कहीं खुजली हो रही हाथ पैर में और हम बहुत तेज उसको खुजा देंगे तो वहाँ रेडनेस सी आ जाती है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होने लगी। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। ग्राम स्टेनिंग वाज डेवलप्ड। जो ग्राम स्टेनिंग है किसके द्वारा खोजी गई थी, ना कौन से सन में खोजी गई थी? 1882, 1883, 1884 या 1885? तो इसको 1884 में खोज करी थी इसकी। ठीक है ना। किसने करी थी? तो शायद ग्राम के नाम से कोई साइंटिस्ट है, मेरे खुद याद नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने बता रहा हूँ। ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट। ये कह रहा है जेनेटिकली इंजीनियर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट। जेनेटिकली इंजीनियर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू, ऐसे कह रही थी। नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो ये बात सही है, कर सकते हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज किडनी डिसीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ये सही बात है, क्योंकि किडनी का ये नेफ्रोलॉजिस्ट क्यों शब्द पड़ा है यहाँ पे?
क्योंकि यहाँ पे जो है जी नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी के अंदर होते हैं, उसी नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर बनते हैं। एक होते हैं यूरोलॉजिस्ट, वो यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट वगैरह की ज़्यादा देखते हैं, ठीक है ना। अगर लुइस पास्चर वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज सॉलिड कल्चर मीडिया, क्या लुइस पास्चर वो पहला इंसान था जिसने सॉलिड कल्चर मीडिया को यूज में लाया था? तो ये गलत है। लुइस पास्चर लेकर आया था लिक्विड मीडिया को, ठीक है ना। चॉकलेट विद इन चॉकलेट अगार प्रोवाइड न्यूट्रिशन और बैक्टीरियल ग्रोथ। जो चॉकलेट अगार में चॉकलेट है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, तो ये भी सही है। आयोडीन वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आयोडीन जो तो पहली वाइडली बहुत बड़े लंबे चौड़े स्तर पे यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट थी, तो ये गलत है। ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट थी, एंटीबायोटिक नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे एंटीबायोटिक लगा जबकि क्या है एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें तो जी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में द प्रोसेस बाय विच माइक्रोब्स टर्न ग्रेप जूस इनटू वाइन इज कॉल्ड। वह प्रोसेसिंग क्या कहलाती है जिसके द्वारा माइक्रोब्स जो है अंगूर को किस में बदल देते हैं, शराब में बदल देते हैं, उसको क्या कहलाते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं उसको, ठीक है ना। वैसे माइक्रोब्स जो अंगूर को शराब में बदल देते हैं उसको कहलाते हैं फर्मेंटेशन। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इज फाउंड इन स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड। ये कह रहे हैं ये एंटीबायोटिक दवाई है वो काम नहीं करती हैं बैक्टीरिया पर, तो वो बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक काम नहीं करती? तो वो है जी डीएनए। डीएनए का एक सर्कुलर पार्ट है, स्मॉल पार्ट है बैक्टीरिया का, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की वजह से जो है बहुत सी एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया पर काम नहीं करती, ठीक है। स्मॉल सर्कुलर, स्मॉल का मतलब छोटा, सर्कुलर में गोल गोल, पीस का मतलब पार्ट या भाग, इसका डीएनए का, डीएनए का किसका? बैक्टीरिया का डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होती है, मतलब काम नहीं करती है। ये फिल्टर फाउंड इन लेमिनर एयर फ्लो इज कॉल्ड। एक फिल्टर पाया जाता है किसमें? कि लेमिनर एयर फ्लो में, उसको क्या कहते हैं? हेपा फिल्टर। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, जो दवाई बनाने वाली कंपनी होती हैं उनमें भी ये लगे रहते हैं हेपा फिल्टर शायद। बिल्कुल कोई धूल उल के कण, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि दवाई बनते वक्त अगर उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलेगी तो दवाई खुद बीमारी पैदा कर देगी बचाने की जगह। आगे है ये सबस्टांस दैट हैज पीएच ऑफ 2 वुड बी। अगर जो किसी सबस्टांस का पीएच 2 है तो वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा वो, ठीक है। एक होता तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, 2 होता तो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रहता, 3 रहता तो और कम हो जाता, फिर वीक एसिड होते चला जाता। 6 तक होता तो वीक एसिड में आ जाता, 5 होएगा तो भी वीक एसिड, 3 से नीचे होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, 3 से ऊपर होएगा तो वीक एसिड कह सकते हैं। यहाँ पर खाली जगह दे रहा कि आगे बोला इज यूज टू सोलिडिफाइंग कल्चर मीडिया ऑन विच बैक्टीरिया आर ग्रोन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कल्चर मीडिया को सॉलिड करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के टाइम पे? तो वो है अगार, ठीक। तो 15 नंबर के तो ये हो जाएंगे जी तुम्हारे 1-1 नंबर वाले। 2024 में ये पेपर हुआ है, हीमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। हम इसको उस पर चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पर देखते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये टीएलसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे, ये कह सकते हैं। इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मतलब जैसे तुम किसी लैब वगैरह में काम कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें किन किन बातों से अपनी सेफ्टी बना के रखनी है वो बतानी है, ठीक है ना। जैसे ग्लव्स वगैरह पहनने हैं और लैब में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, जो केमिकल वगैरह हम यूज कर रहे हैं उसको ध्यान से करो, सब चीज़ इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। मास्क उस्क लगाओ, चश्मा पहनो, ग्लव्स पहनो। आगे बोलो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सीरम और आरबीसी
उसको अलग अलग करती है। सेंट्रीफ्यूजन मशीन देखी होगी, सब जानते हैं उसके क्या है, उसके प्रिंसिपल को बता रहा हूँ। अपकेंद्रिक बल, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, कुछ ऐसे कहते हैं इसको, ठीक है ना। आगे बोल रहे इसमें कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया के बारे में बतानी। लीसमैन स्टेनिंग फॉर ब्लड स्मीयर, ये बहुत बार पूछी गई भी, लीसमैन स्टेनिंग फॉर ब्लड स्मीयर ये भी बतानी। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का फिजिकल मेथड बतानी, ठीक है ना। जैसे कि ऑटो के लिए वो भी फिजिकल मेथड है, ठीक है ना। इसमें बताने और भी कई सारे रहती हैं, मेरी सारी हर बात तो याद रहती नहीं तो बताइए। अच्छा, नेचुरल स्टेरिलाइजेशन देखा तो सूरज की जो धूप है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनसे भी स्टेरिलाइजेशन होता है। केमिकल से भी स्टेरिलाइजेशन होता है, गैस के द्वारा भी स्टेरिलाइजेशन होता है। पर इसमें गैस या केमिकल या सूरज की किरणों वाली नहीं पूछा, इसमें पूछा फिजिकल, जैसे कि ऑटो क्लेविंग के द्वारा स्टेरिलाइजेशन। और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन सी थी, डिस्क्राइब एलएफटी, एक होती है किडनी फंक्शन टेस्ट, एक होती है पर लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इन दोनों में ज़्यादातर एलएफटी पूछी जाती है, जितने मैंने पिछले पेपर देख रखे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो एलएफटी तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए ख्याल। गिव डिटेल अबाउट एंटीकोगुलेंट, डिटेल में बतानी है एंटीकोगुलेंट के बारे में, जो रक्त रोधी थक्का रोधी होते हैं उनके बारे में बतानी, ठीक है ना। जैसे सोडियम सिट्रेट, EDTA, SAGM, ये सब बताने। ये ब्लड बैंक में भी यूज होते हैं एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड के बैग रखने के लिए यूज होते हैं, उनमें डाले जाते हैं ताकि ब्लड जम ना जाए। और जो हम पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं, जो हमारी बाइल होती है छोटी छोटी, उनके अंदर भी ये रहती है। राइट अबाउट एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग जो टीबी के बैक्टीरिया को पता लगाती है, ठीक है ना। इसको ZN स्टेनिंग या GL नील्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं, ठीक। एक्सप्लेन कोआगुलेशन डिसऑर्डर इन डिटेल, कोआगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में बताना डिटेल में। जैसे कि हीमोफीलिया, इसमें भी चोट लग जाती है शायद, तो खून जमता नहीं, वो ये बीमारी है। तो कई सारे इसमें फैक्टर हैं जिनकी कमी की वजह से ब्लड नहीं जमता। और जैसे बोन बिल्ली ब्रांड, ये सुनी होगी तुमने कभी वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी क्या है, डिसऑर्डर है शायद। और आ गया राइट डाउन इंस्ट्रूमेंट यूज इन हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट जो के उपकरण कह सकते हैं, ठीक है, वो बताने। जैसे कि सेल काउंटर है, और ये माइक्रोस्कोप भी इसमें यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और बाइल है, मतलब और बहुत सारी हैं रहती हैं। डेस्क्राइब आ गए, डेस्क्राइब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग प्रोसीजर इन डिटेल। ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग प्रोसीजर इन डिटेल में बतानी। कहने का मतलब ये है, कोई एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया पर कितने % काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमें पता लगाना। वो हमें कैसे पता लगाना, इस टेस्ट को लगा के तब पता लगाएंगे हम कि ये एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया है, ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पर काम करेगी या नहीं करेगी। तो इस एंटीबायोटिक को पहले इस बैक्टीरिया पर ट्राई करके देखते हैं, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। मतलब ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पर कितने % काम करेगी। अगर सही काम कर रही है तो मरीज को दे देंगे, नहीं कर रही तो कोई बात ही नहीं। अब कुछ मरीजों को एंटीबायोटिक काम करती नहीं है, तो उन मरीजों को लेके ये जांच होती है, ठीक है। जैसे टीबी की दवाई मान लो तुमने खानी थी 6 महीना, तुमने खा ली 1 महीना, फिर बंद कर दी, फिर दोबारा से तुम टीबी की इलाज शुरू करोगे, तो हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक तुम्हें दी जा रही है वो काम ही ना करे। फिर वो काम नहीं करेगी तो तुम्हारे सैंपल को लेके उसमें टीबी का बैक्टीरिया देखेगी, फिर उस टीबी के बैक्टीरिया को, उस एंटीबायोटिक को लैब में डॉक्टर या जो भी लोग होंगे वो देंगे, फिर देखेंगे कि वो कितने हद तक उस टीबी के बैक्टीरिया को मार रही है। तो इसको बोलते हैं, अगर वो सही से मार रही होगी तो दोबारा से उस एंटीबायोटिक को शुरू करेंगे डॉक्टर, नहीं मार रही होगी तो बदलेंगे, ठीक। ये बता दूं मैं कि अब तुम्हारी जो डेट शीट है वो आ चुकी है भैया, सितंबर में पेपर है, ठीक है। DMLT वालों के तो शायद 15-16 में है DMLT फर्स्ट ईयर की, और सेकेंड ईयर के हैं 18 और 21 को, ठीक। वीडियो बंद करते हैं।